एक इंसिडेंट हुआ था। एक थर्ड क्लास की बच्ची मेरे पास आई थी व्हेन आई वाज अ टीचर एंड शी सेड शी जस्ट हग्ड मी एंड शी सेड मुझे सुसाइड करना है। ओह, थर्ड क्लास का बच्चा। थर्ड। तो मैंने उससे पूछा क्यों, तो कहती मेरी मम्मी और मेरा भाई भी तो करते हैं। एजुकेशन इज नो मोर अ नोबल प्रोफेशन निधि मैम, इट्स अ बिजनेस नाउ, इट्स एन इंडस्ट्री। जब लॉकडाउन हुआ तो भाई मैंने डॉग्स को खाना देना शुरू किया, आसपास के अपने कॉलोनी के तो देती थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ 7 लोग पैदल चल के आ रहे थे और उसमें से 2 मेरे सामने उनकी डेथ हुई है। यकीन मानिए जहाँ लोग मर रहे थे वहाँ लोगों ने मुझसे ये पूछा था उस समय कि हमें ना बेनिफिट टैक्स का नहीं मिलेगा नीति, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक डॉग है जो ब्लाइंड है, वो पमेरियन है, ब्राउन कलर की। उसका नाम अब नेत्री रखा है मैंने, क्योंकि हर कोई उसे अंधी अंधी, तो मुझे लगा नेत्र से नेत्री। पॉलिसीज है कोई? पॉलिसीज बहुत हैं मैम, लेकिन गवर्नमेंट इग्नोरेंस पे चल रही है एनिमल्स को लेकर। आपने इस बार वोटिंग नहीं दिया और मैंने रीजन के साथ नहीं दिया। ह्यूमन एक्टिविज्म या एनिमल एक्टिविज्म की हमें ज़रूरत ही क्यों है? स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मिसेस नीति खरे, जो कि एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। और आज के एपिसोड में हमारी बात हुई उन चैलेंजेस पर जिस वक्त जब कोविड में हम सब लोग अपनी अपनी जान के लिए जूझ रहे थे, तो कैसे उन्होंने एनिमल्स की भी जान बचाई। आप अपने आप को एनिमल सेवियर कहती हैं, एनिमल रेस्क्यू वर्ड आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे खैर बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं बचपन से ही एनिमल से बहुत कनेक्टेड रही निधि मैम। और मैंने आपका जब शो का ऑफ़र आया तो मैंने अपने रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू किया, फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा कि मैं कैसी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी में मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ ऐसी। होता है वो, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम करती गई। तो किसी ने बताया कि नहीं तुम तो बचपन से ही ऐसी थी। मेरी मामी ने बताया कि मैं जब 1.5 साल की थी तब मैं किसी तरीके से कटोरी में दूध भर के, जिसको चलना भी ढंग से नहीं आता, मैं बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के लिए रखती थी। मेरे पेरेंट्स ने भी बताया था कि मैं पीकॉक्स को देख के बहुत खुश होती थी, नाचती थी। बंदरों को खाना खिलाती थी जब मैं 2 साल की थी, और वो बंदरों ने कभी मुझे हर्ट नहीं किया। फिर मैं बड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मेरे चाचा ने भी मुझे बताया दैट आई वॉज ऑलवेज इनटू एनिमल्स। लेकिन जब मैं कुछ सालों से काम करती गई और कुछ चीज़ें मेरे बीच में आई कि एनिमल वॉलेंटियर हैं, एनिमल रेस्क्यूअर हैं, एनिमल फीडर हैं, इसमें ये जैसे मैं जातियों को बहुत प्रोमिनेंस नहीं देती, वैसे मुझे लगा कि हम में भी भेद आने लग गए। और हमें तो ये लगता है कि ये सब होता भी है, मतलब अलग अलग होता है, हमें नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तो बचपन से एनिमल्स को हेल्प करती आई हूँ। मुझे उनकी भूख समझ में आती थी, मुझे उनका दर्द समझ में आता था, मुझे उनको बचाना है ये समझ में आता था। पर ये इन तीनों में भेद क्या है वो नहीं था। अच्छा, एक ने बोला मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, तो मैं ये बैठ के सोचती थी एक्टिविस्ट कौन होते हैं जो लड़ते हैं। अच्छा, एक ने बोला मैं एनिमल फीडर हूँ, पोस्ट आती हैं डोनेशंस के लिए। बिल्कुल। एक ने बोला कि मैं एनिमल रेस्क्यूअर, अच्छा मुझे लगा जो बचाते हैं। पर मैं तो ये तीनों चीज़ें करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को कहा कि मैं भेद में नहीं जाऊँगी, मैं अपने आप को एनिमल सेवियर बोलूँगी। मैं किसी भी तरीके से आई गो बियॉन्ड माई लिमिट्स टू सेव देम, जितनी मेरी क्षमता है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड। पहले आप एजुकेशनिस्ट थे, पहले आपने एज अ प्रिंसिपल सर्व किया, बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं आपके नाम पर। फिर ये अचानक से ये चेंज कैसे, मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एनिमल्स को बचाना? नहीं मैम, मैंने अभी जैसे ऐड किया था, मैं बचपन से ऐसी थी। बट आपने पूरा एक प्रोफेशन ही स्विच कर दिया। हाँ, प्रोफेशन स्विच करना पड़ा क्योंकि एनिमल रेस्क्यू को प्रोफेशन बना दिया गया। वो एक सेवा है। सेवा है, बिल्कुल। और जिस जनरेशन से मैं हूँ या जो लोगों को मैंने देखा है, मैंने अपनी दादी के पास बहुत कुत्ते देखे। शी वॉज नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनको बचाना आता था, उनको सेवा करनी आती थी।
मेरे पूरी फैमिली के पास डॉग्स हैं और मेरे पापा साइड थोड़े एनिमल फेवर, चाइल्डहुड कंडीशनिंग है आपकी। हाँ, एक तरीके से इनहर्ट किया है मैंने ये क्वालिटी। लेकिन मेरे मामा लोग भी बहुत काम करते हैं ह्यूमंस के लिए, तो सेवा भाव तो मैंने दोनों से सीखी, दोनों को देखा। इसमें प्रोफेशन कभी नहीं था। यू वोंट बिलीव निधि मैम, मैंने उस दिन भी आपसे शेयर किया था कि मुझे डोनेशन आज तक मांगने नहीं आया। मेरी एक ही पोस्ट डोनेशन की आपको दिखी होगी, क्योंकि वो भी मैंने बहुत मुश्किल से समझ के किया कि क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में कमाया और इन पे लगाया। तो और दूसरी बात, टीचिंग, मेरी मदर एजुकेशनिस्ट थी। मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में थे। मेरे दादाजी वाज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो ये भी शायद मेरे ब्लड में था। लेकिन एक और रीज़न की वजह से मैंने टीचिंग ली थी, आई लव किड्स, क्योंकि मेरे लिए बच्चे और जानवर दोनों एक जैसे मासूम अनकरप्टेड वर्ड यूज़ करती हूँ मैं उनके लिए। उनमें कोई करप्शन नहीं होता, वो वही बोलते हैं, निस्वार्थ होते हैं। उनका प्यार भी निस्वार्थ होता है, उनकी भावनाएं भी होती हैं, उनकी सोच भी। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हो। सो सच्चे होते हैं और मैं उन्हीं से सीखती हूँ। तो दिस इज़ हाउ। बट जब एज अ प्रिंसिपल बनी तो मुझे समझ में आया दैट एजुकेशन इज नो मोर अ नोबल प्रोफेशन निधि मैम, इट्स अ बिजनेस नाउ, इट्स एन इंडस्ट्री बिल्कुल। एंड आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग दिस, दैट आर यू फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री? नो, आई एम नॉट। मैंने कहीं ना सुना भी था कि जब तक टीचर्स स्कूल चलाते थे तब तक वो स्कूल होता था, मतलब शिक्षा होती थी। लेकिन अब जो मैनेजमेंट है वो स्कूल चलाती है, तो अब टीचिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, वो इंडस्ट्री बन के रह गई है। इसलिए जब तक मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, आई वॉज अ टीचर। धीरे धीरे मुझे काउंसलिंग समझ में आई, क्योंकि काउंसलिंग भी एक प्रोफेशन है आजकल। और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, पर मैंने उसको जानबूझ के लिया बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ था। एक 3rd क्लास की बच्ची मेरे पास आई थी व्हेन आई वाज अ टीचर, एंड शी सेड, शी जस्ट हग्ड मी एंड शी सेड, मुझे सुसाइड करना है। ओह, 3rd क्लास का बच्चा? 3rd क्लास। गूज़बम्स आ गए आप सोचिए, मैं बस आई एम जस्ट होल्डिंग माई टीयर्स। एंड दिस वाज इन 2016। तो मैंने उससे पूछा क्यों? तो कहती, मेरे मम्मी और मेरा भाई भी तो करते हैं, वो भी तो कोशिश करते हैं सुसाइड करने की। ओह माय गॉड। मतलब जिस बच्चे को उसकी स्पेलिंग नहीं आती है, उस बच्चे ने वो किस भाव के साथ बोला। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज डम्बस्ट्रक। मुझे नहीं पता था निधि मैम मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को। आई जस्ट हग्ड हर। उसको कैसे समझाएं? हाँ, मैंने सिर्फ उसको गले लगाया। काउंसलिंग का मतलब इज़ नॉट प्रोफेशन। उस बच्चे का दर्द या उस इंसान का दर्द फील करके, यही चीज़ मैं जानवरों के साथ अपनाती हूँ, यही चीज़ बच्चों के साथ, कि आपको उनका दर्द समझना पड़ेगा। मुझे देखिए अभी भी गूज़बम्स लग रहे हैं, क्योंकि इतने केसेस हैं कि दिन कम पड़ जाए। बिल्कुल। एंड दिस इज़ हाउ आई थॉट कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँ, क्योंकि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, साइकोलॉजिस्ट चार्ज मनी। तो फॉर एग्जाम्पल, एनी चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू और एनी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, तो वो पहले इलाज करवाते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट को पैसा देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो पैसा भरने वाले, उनके ऊपर एक और बर्डन आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोच के रखा था कि टीचिंग का ज़रूर मैं पैसा लूँगी तब तक, लेकिन कभी भी काउंसलिंग के चार्जेस नहीं लूँगी। एंड नोबडी इन भोपाल और एल्सवेयर कैन क्लेम कि मैंने 1 रुपया कभी उनसे लिया हो। एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माई चिल्ड्रन, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए पैदा हुई हूँ। तो आप सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि बड़ों की भी करते हैं? मतलब जैसे मैंने आपको बोला, हाँ, जो भी परेशान है। मेरा एक बहुत पहले एक सपना था कि सुसाइड करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लें, पर मैं कभी उसको बढ़ा नहीं पाई आगे, क्योंकि मुझे मुझ जैसे लोग मिले नहीं। ये 2013 की बात थी मैम, 12-13 की, जब मेरे दिमाग में था कि मैं कॉल सेंटर स्टार्ट करूं, जिसमें हम हर जगह ये बताएं कि आपको सुसाइड करना है ना, बिल्कुल करिए, एक बार बात कर, और एक बार बात कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, यही मेंटल इलनेस की सबसे बड़ी इशू है। लेकिन आजकल जितने केसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीज़न होगा उनका? रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस पहला, मैं रॉन्ग पेरेंटिंग। आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल से आगे बढ़े हैं मैम। आज आप और मैं बैठे हैं, अभी हमने शेयर किया कुछ अपने स्ट्रगल्स जी,
तो स्ट्रगल से हम सीखते हैं। आज तो आप बच्चे को गिरने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, आप उसको हारने नहीं दे रहे हैं, तो वो स्ट्रगल के लिए कैसे तैयार होगा? क्या आपके पीठ पीछे लोग नहीं बोलते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरे पीठ पीछे नहीं? बहुत। बट स्टिल हमें वो आदत है स्ट्रगल्स की, हमें पता है कि गोल कहाँ है। बिल्कुल। आपका तो बच्चा साइकिल से गिरा तो आप 10 बार उसको उठाने आते हैं, आपके बच्चे की लड़ाई हो गई तो आप लड़ने जाते हैं, तो उसको आप सक्षम कहाँ बना रहे हैं? खुद भी अगर डांट देते तो 100 बार सॉरी बोलते हैं कि गलती हो गई बेटा, आपको डांट दिया। हाँ। मैडम, बुक से अगर पढ़ाना होता तो मुझे टीचिंग छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए एज अ प्रिंसिपल जब मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री से प्रॉब्लम होने लगी, आई टुक अप काउंसलिंग क्लासेस, जिसे मैं पीडी क्लासेस भी बोलती हूँ, बिहेवियर ट्रेनिंग। मैं बिहेवियर एक्सपर्ट भी हूँ। ओके। बिकॉज बच्चे सब अलग हैं, सब अलग है, दे हैव देयर ओन पर्सोनास। हाँ बिल्कुल, वो अलग अलग उसमें एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, पेरेंटिंग अलग है, उनके पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग कंडीशनिंग अलग है, बहुत अलग है, और सिचुएशंस बहुत अलग हैं। सो आप एक मॉरल साइंस की किताब से तो बच्चे को एथिकल और बेस्ट पॉलिसी, हाँ, वो भी 50 मार्क तुरंत ले आते हैं, ग्रेडेड है वो। आप उसको बनाइए 100 मार्क का, आप उसको बनाइए प्रैक्टिकल। So I have a different fight with education industry. अभी मैं कल का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूं। मेरा बेटा अभी यहाँ बैक स्टेज ही बैठा हुआ है, उसका कंप्यूटर का एग्जाम है कल। वो ये कह रहा है खुद, 9 साल का बच्चा, कि मम्मा कंप्यूटर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, रटवा क्यों रहे हैं, मुझे इससे क्या समझ में आएगा। Exactly. मैंने कहा मैं किससे क्वेश्चन करूँ ये। बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है निधि मैम, और हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी इंडिया में वी आर फोकसिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि ये ह्यूमैनिटी की क्लासेस, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये तो बेसिक नेचर है ना हमारी, हम ह्यूमन है तो ह्यूमैनिटी तो हाँ। हम एनिमल्स को अगर ह्यूमैनिटी सिखाएं तो समझ भी आ रहा है, लेकिन आप तो खुद ह्यूमन है, और आप बीइंग ह्यूमन एंड यू नो ह्यूमैनिटी एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग यू नो वैल्यूज एंड मॉरल्स, अरे हम उसी से बने हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी जिसमें एक लड़की कहती है कि मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मम्मा रेप कौन करता है, तो मैंने उसको कहा कि बेटा जानवर करते हैं, जो जानवर जैसे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि जानवर तो कभी रेप करता ही नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया। जानवर ना रेप करते, ना चोरी करते हैं, ना धोखा देते हैं, ना आपको दगा देते हैं, लेकिन सफरर सबसे ज़्यादा वही, सबसे ज़्यादा। और जो भी कुछ गलत काम होता है तो उसको जानवर कह दिया जाता है, जो भी इंसान गलत काम करता है उसको एक संबोधित कर दिया जाता है कि जानवर जैसा बिहेवियर था। सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर एक इंसान ने एक बार रेप किया है तो कोर्ट उसे बरी कर देता है, लेकिन जानवर ने अगर एक बार काटा होगा फॉर सम रीजन, हमें तो रीजन भी नहीं पता रहता, तो पूरे प्रजाति को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया लग जाती है। सो बहुत सारे थिंग्स है, इसी वजह से आई हैड टू स्विच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी ताकत हैं, और वो जिस तरीके से मुझे मैसेजेस भेजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये काम उन तक पहुंच रहे हैं। मुझे लाइक्स, डिसलाइक्स, व्यूज़ नहीं समझ आते मैम क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया में थोड़ी एक्टिव हुई हूँ। बस मुझे मेरे बच्चों का प्यार समझ आता है, जब वो मुझे लिखते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे याद है किसी ने मुझे लिखा था कि स्कूल में आपको बहुत मिस करते हैं क्योंकि अब कोई अच्छी बात सिखाने वाला बचा ही नहीं। इवन मेरी जो आप जिस स्कूल में आपने कुछ टाइम के लिए जॉब की, उनकी टीचर्स से भी मेरी बात हुई, मैंने रिसर्च किया तो उन्होंने भी आपके बारे में यही कहा कि मतलब उनका ऑरा अलग था, वो जिस तरह से बच्चों के साथ पेश आती थी। तो एक फिर भी मुझे एक क्वेश्चन है ये कि आपको स्विच करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब दोनों काम साथ नहीं हो सकते थे या क्या दिक्कत थी? मैम जैसे मैंने आपको बोला कि 3 भेद, रेस्क्यूवर्स, फीडर्स, है ना, उसमें सब में एक चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, अवेयरनेस इज ज़ीरो। ओके। एंड आई एम अ गुड स्पीकर, चिल्ड्रन लुक अप टू मी। मैं 23 साल से टीचर हूँ, और 23 साल पुरानी स्टूडेंट भी मुझसे कनेक्टेड है आज भी। अब तो उनके बच्चे हो गए, बहुत बड़े बैंक की वो मैनेजर हैं। मैंने उनको टीचर्स डे के दिन विश करके यही बताया था कि आप मेरी पहली स्टूडेंट थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया है जब हमें अवेयर करना है। फाइट सब कर रहे हैं, डिबेट सब कर रहे हैं। अब जैसे आपका बेटा पीछे बैठा है, मैं उसको जाके एक थप्पड़ अभी मार दूँ, क्या आप पे बीतेगी? आप तुरंत ऑब्जेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो वो जानवर
जिसके पास घर नहीं, आसरा नहीं, भूखी प्यासी, किसी कोने में उसने किसी तरीके से बच्चे दिए और आप उसके आसपास से गुजर रहे हैं, वो थ्रेट समझती है और वो काट लेती है। तो आप एक माँ की नज़र से देखेंगी कि एक जानवर की नज़र से? आप एक जानवर की नज़र से देखेंगी। अगर आप देखना चाहिए माँ की नज़र से, माँ की नज़र से कि वो भी बच्चा है, वो भी डर गया है। बहुत अच्छा आपने एक सवाल मुझसे पहले किया था कि कोई इन्फ्लुएंस पड़ा। बिल्कुल पड़ा। मेरे कॉलोनी में बहुत कम हैं ऐसे जो एनिमल से नफ़रत करते हैं। मैं सारा स्टेट्स में रहती हूँ। 90% लोग जानवरों की सेवा करते हैं। वो देख के समझते हैं ना। वो फर्स्ट स्टेप। हम कहते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लुएंसर आप हैं जो लोगों को रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो जब आपने ये स्विच किया, तो जैसे आप तो मैरिड हैं और आपको भी पता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि इंडियन फैमिलीज़ उतनी सपोर्टिव नहीं होती हैं, स्पेशली फीमेल्स को लेके। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? किसी ने, इन लॉज ने या हस्बैंड ने अपोज किया या सपोर्ट किया, या फिर कैसे रही वो जर्नी, कैसे रही स्विच किया? बहुत अच्छी। आज जो भी हूँ मैं, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े बीमार रहे। दे वर सपोर्ट, लेकिन आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज। या इन-लॉज? मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी चले गए। मतलब फादर तो बहुत पहले चले गए और मदर भी बीमार रहीं। तो शी वॉज देयर विथ मी, बट फिर भी जब मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई तो उनने एक माइंड फ्रीडम दिया मुझे। उनको ये पता था दैट आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस वर्क। तो उनने कभी भी मुझे कहीं से भी रोड़ा नहीं आने दिया। कभी मुझे कुछ अगर ज़रूरत है, या फिर पैसों को लेकर हो, या फिर कोई माइंड मेरा सवाल चल रहा है, या फिर मेंटल मेरा कोई ट्रॉमा चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, उसको संभालने वाले मेरे हस्बैंड ही हैं। तो कहते हैं ना, हर औरत के पीछे, कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। मैं बिल्कुल उसका एग्जाम्पल हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसी जो औरतें, उनके पीछे प्रोग्रेसिव आदमी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव आदमी प्लस फैमिली। मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ वेरी प्राउड। वो सोशल मीडिया में मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बहुत प्राइड फील करते हैं। nice. मेरी नंदे बहनोई, मतलब वी लिव लाइक अ फैमिली, भाई बहन की तरह। वो ये ननंद और बहनोई, ये वर्ड तो मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ। बाकी दे आर वेरी सपोर्टिव, सो द क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो। आपने जैसे कहा कि ह्यूमैनिज्म की क्यों ज़रूरत है, तो इस एक्टिविज़म की ज़रूरत क्यों है? हमें ऐसा क्या चेंज करना चाहिए कि हमें एक्टिविस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े? हम बचपन से ही बच्चों को ऐसा अवेयर कर दें कि भाई तुम इंसान हो, तो ये तो तुम्हारी ड्यूटी है एक्टिविस्ट की। देखिए मैम, आपने ये चीज़ गौर की होगी कि ये अभी अभी बहुत प्रचलन में आया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेप केसेस करोड़ों में 4 होते थे, ठीक है, और तो हर 16 मिनट में एक हो रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि ऐसा शहर बता दीजिए, ऐसा देश बता दीजिए जहाँ नहीं हो रहा होता है। बात है संस्कारों की। मेरे पास 6 डॉग्स हैं घर में, तो किसी इंटरव्यू में अब ताले में बंद हैं। मेरे यहाँ कोई केयर टेकर नहीं है, कोई कुक नहीं है, कोई डॉग वॉकर नहीं है, अकेले रहते हैं। आप संभालते हो? हम संभालते हैं, और ताले में बंद हैं अभी मैम, अकेले और खुले हैं। हाँ। कोई चेन में नहीं है। तो यहाँ बात आती है संस्कारों की, जो मैंने उनको सिखाया बचपन से। मैंने कभी उनको काटना नहीं सिखाया, मैंने कभी उनको भूखना नहीं सिखाया, मैंने उनको बच्चों से मिंगल करना सिखाया। तो वो चीज़ संस्कार की हुई। यही चीज़ हम इंसानों के साथ क्यों नहीं कर सकते? वो ज़्यादा ईजी है। जानवर को टेम करना एक बार डिफिकल्ट है, बच्चे को तो बचपन से समझ। पर आप आस पड़ोस के लोगों से पूछिए, वो बोलते हैं कि ना तुम्हारे बच्चों की आवाज़ आती है, ना मेरे घर में कोई फाड़ा फूड़ी होती है, ना कोई नुकसान होता है। और सब नीचे हैं मैम, ऐसे सब वेल डिसिप्लिन्ड हैं। पर आपको टाइम देना पड़ा, आपको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ा। अभी क्या होता है, मैं वो एक अहम में चल रहा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा, बाकी के जाएं। और यही एक रीज़न था कि जब मुझे शादी करनी थी, मैंने अपने हस्बैंड से क्लियरली कहा था कि मेरे तो बहुत बच्चे हैं। तो आपका खुद का अभी कोई? बिल्कुल नहीं, और ना कोई प्लान है। ओह, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ। 6 बच्चे हैं जो आपके घर? 6 नहीं मैम, मेरे बहुत बच्चे हैं। मेरे 40 बंदर हैं। अच्छा। बहुत सारे कुत्ते हैं, और फिर ये मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, इनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो मैं एक जगह अपना क्यों केंद्रित करूं एनर्जी? मैम, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन। थैंक्स टू माय हस्बैंड।
वो समझे इस बात को कि क्योंकि शायद हर कोई ये नहीं सोचता है जैसे आप सोच रही हैं कि दूसरों के बच्चे, इवन एनिमल्स आपके बच्चे हैं और आपको अपना खुद का नहीं, बच्चा। वो बहुत सपोर्टिव है मैम। कभी अगर वो आएंगे, मैं आपसे मिलवाऊंगी, वो शायद बहुत सुलझे हुए हैं। मैं शायद थोड़ी अग्रेसिव हूँ, पर वो बहुत सुलझे हुए हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि सब तुम्हारी तरह सोच नहीं रखेंगे एनिमल्स को लेकर, नहीं रखते। तो तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, मैं बहुत सोशल भी हूँ, बहुत इवेंट्स में भी जाती हूँ, बट फिर भी एनिमल्स के बारे में मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ नहीं है। हम जब मुझे ही नहीं पता तो मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊंगी? तो अगर किसी को ये सब, जैसे मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे भी, बहुत सारे बच्चे ना जोश जोश में एनिमल एक्टिविस्ट बन जाते हैं या रेस्क्यू करने लग जाते हैं, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? उनको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे रीच आउट करना है, अगर शेल्टर्स में भी जाना है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकें। ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपने मुझसे अभी सवाल किया था कि व्हाई डिड यू लीव योर प्रोफेशन, जी, क्योंकि ये एक सेवा है मैम। जैसे आपको इसमें अगर करियर करना है तो यू कैन बिकम अ एनिमल डॉक्टर, अ वेटनरी डॉक्टर। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हम जैसे एनिमल रेस्क्यूअर्स को या सेवियर्स को या फीडर्स को हेल्प करने लग जाए तो भी चीज़ें चेंज होगी। तो और कोई सबसे बड़ी बात, पॉलिसीज है कोई? पॉलिसीज बहुत हैं मैम, लेकिन किस तक जा रही हैं पता नहीं। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट इग्नोरेंस पे चल रही है एनिमल्स को लेकर। आप अभी की हालत देखिए, रोडों पे तो गाय इंसानों को लेके भी हाँ, चली रही है। तो जानवर बेचारे कहीं नहीं, वो तो बेचारे जाके अपना धरना भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो आपने मुझसे पूछी है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। मैं बचपन से थी, उसको धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, सिचुएशंस को देखना शुरू किया और अपने आप को चेंज किया। जब मेरी सैलरी 12,000 थी तब भी मैं डॉग्स खिला रही थी, बचा रही थी, उधार लेके बचाती थी। तो अभी आपको कोई फंडिंग, कोई एनजीओ कुछ भी नहीं, सब अपने एंड से कर रहे हैं आप? फंडिंग का तो आपको एक बड़ी हंसने वाली एक किस्सा सुनाऊंगी मैं जी। कि जब लॉकडाउन हुआ तो 21 तारीख को शायद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 21 मार्च को। 23 मार्च को मैं घर के बाहर निकली ये सोच के कि हमारे यहाँ ढाबे बहुत हैं आसपास, तो जानवरों को तो खाना मिल नहीं रहा होगा, डॉग्स को। तो मैंने कहा, क्योंकि सब भाग गए थे घर, सब शटर्स डाउन थे, बाहर निकली तो भाई मैंने डॉग्स को खाना देना शुरू किया। आसपास के अपने कॉलोनी के तो देती थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ 7 लोग पैदल चल के आ रहे थे और उसमें से 2 मेरे सामने उनकी डेथ हुई है। और आप यकीन मानिए, उनको शायद हिंट हो गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो नासिक से पैदल आए थे। और वो कैसे आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन 4 दिन से वो भूखे प्यासे थे। उनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई थी, उनकी भूख से हुई थी। एंड दिस इज़ हाउ मेरा लॉकडाउन की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने जो भी मेरे पास पैसे बचे हुए थे, मेरी शादी तय हो गई थी, बस होने वाली थी, तो कुछ सेविंग्स थी, तो वो मैंने ड्राई राशन देना शुरू किया। क्योंकि धूप इतनी थी कि अगर मैं उनको खाना बना के भी दूं तो वो 1 घंटे में सड़ जाएगा। तो एक मनोज भैया थे जिनकी छोटी सी शॉप थी, उनको मैंने बोला ब्रेड, टोस्ट, नमकीन ये उठाना शुरू करते हो, पानी की बॉटल। ऐसे करके हमने धीरे धीरे लोगों की सेवा करना शुरू आपने करीब 8,000 माइग्रेंट्स को हेल्प किया था। और धीरे धीरे लोग भी जुड़े, लेकिन उसमें मुझे बहुत कम लोग जुड़े, ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी। उसमें कुछ ऐसा रूप मुझे दिखा जो, फिर से मैंने आपसे कहा ना, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती, बड़ा दुविधा में पड़ती हूँ मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ शेयर करी थी और मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे शेयर करी, वो पड़ोसी भी है, वो मेरे साथ जाता था। तो मैंने बोला यार एनी, लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक है, मैं 1-2 लोगों से बात करता हूँ। तो जब हमसे बात हुई तो उन्होंने हमसे पूछा क्या आपका कोई एनजीओ है? सो दैट डोनेशन। हाँ, तब तक हमें समझ नहीं था कि मदद करने के लिए एनजीओ की ज़रूरत पड़ती है। हमें तो लगा सिर्फ अच्छी नीयत चाहिए। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे पास एनजीओ नहीं है। बोले नहीं बेटा, एनजीओ नहीं है तो हम नहीं मदद कर पाएंगे। ये भी तो एग्जाम्पल है ना मैम कि इंसानियत इतना नीचे गिर चुकी है कि कोई अच्छी इंटेंशन के साथ कोई काम करता है तो हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। कलयुग लाने वाले हम हैं ना, ऐसे कौन कर सकता है? कलयुग ऐसे ही लोग लेकर आए हैं। और आप यकीन मानिए, जहाँ लोग मर रहे थे वहाँ लोगों ने मुझसे ये पूछा था उस समय कि हमें ना बेनिफिट टैक्स का नहीं मिलेगा नीति, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और आप यकीन मानिए,
वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं सवेरे 6 बजे से निकलती थी, घर का काम करके डॉग्स को खाना खिलाया, घर आई, मेरी मदर वॉज ऑन बेड, उनका करा सब कुछ, रिन साबुन से नहाती थी मैं, मेरे बहुत लंबे बाल थे, रिन साबुन से नहाती थी क्योंकि वो थोड़ा सा किसी ने बताया था कि कोरोना से आपको बचाएगा। दिन भर धूप में रहती थी, दोपहर में खाना खाया, फिर माइग्रेंट्स को खाना खिलाने जाती थी, उनके जब घर से निकलना भी बंद होता है। और रात को 11 बजे तक बसेस अरेंज करके, लिस्ट बना के, उसमें भी कुछ समुदाय के लोगों ने मुझसे कहा कि हम तो ये नहीं खाते, हम पूड़ी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, रोज रोज आप हमको खिचड़ी दे रही हैं। मैंने वही कहा ना, मुझसे जानवर और इंसान की सेवा में आई वुड प्रेफर जानवर की सेवा, क्योंकि वो बोल कर आपका दिल नहीं दुखाते, वो सिर्फ आंखों से बात करते हैं। और इंसान मुंह खोलकर अच्छी वाणी तो दूर की बात है, कुछ ऐसा बोल देता है कि जीवन भर का वो दुख किराए पे पानी फेर देता है। बट फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, मेरा और उनका दोनों का जितना सेविंग्स था हम लोगों ने सिर्फ लोगों को भेजने में लगाया, क्योंकि हमें ये पता था ज़िंदगी रहेगी तो हम दोबारा कमा लेंगे। बिल्कुल। पर ये लोग, मैम एक कहानी बताना चाहूँगी जी। 8 months प्रेग्नेंट, मुझे कॉल आया, पेड़ के नीचे वो सो रही थी और वो इंदौर से पैदल आई थी। मुझे नहीं पता, हाँ मुझे नहीं पता वो कितने दिन पैदल चली थी, बट उनको भेजना, उन जैसियों को भेजना वाज द मोटिव उस वक्त। मुझे बहुत ज़रूरी, मैंने भगवान को ये तक बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ का ध्यान रख लेना, पर आई कैन नॉट स्टॉप। गाय, बंदर, जानवर, इंसान, मुझे कुछ नहीं सूझता था, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि भूखे ना मरें और पहुंच जाएं। जो वो एक टैंकर आता है मैम, जिसमें बहुत छोटा सा होल होता है, मुझे मिल्क का होता है या फिर पेट्रोल का होता है, उसमें लोग श्रिंक कर कर के घुसे हैं। कितने बचे होंगे मुझे पता नहीं, कहीं फोटोग्राफ्स अगर मिलेंगी कभी, क्योंकि उस वक्त मैं सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और इंसानियत वहाँ हार गई, इंसान हारा, और मुझ जैसे लोग इमर्ज हुए। मुझे क्योंकि ये समझ नहीं आता था, मैं पेड़ के नीचे बैठ के, जैसे वो गौतम बुद्ध ने कभी किया होगा, मैं भी बैठ के ये सोचती रहती थी, क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं। और एक मैडम थी जिन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मांगो नीति, तुम्हें जो मांगना है। अब हमारी बुद्धि तो कम है, सेवक की बुद्धि है, बिजनेस वाली थी नहीं। हमने उनको बोला गमछा चाहिए, तो विस्पर चाहिए, हाँ तो बहुत सारी चप्पलें चाहिए, बेसिक नीड्स। वो मैडम ने हमें कॉल करके चिल्ला दिया कि तुमसे कहा था कि पैसा मांगो। तो मैंने कहा मैम, पैसा अगर मांग भी लेती तो खरीदने कहाँ जाती। बिल्कुल, मुझे तो पानी का टैंकर चाहिए था, मुझे बर्तन चाहिए थे, पैड्स चाहिए थे, बच्चों की मिल्क बॉटल्स चाहिए थी। इंसान दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है और कहता है कि बीइंग ह्यूमन, खुद ही सिखा रहे हैं, खुद ही गिर रहे हैं। इनह्यूमैनिटी हम ही सिखा रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे, जैसे मैंने कहा कि पहला कदम रखना। मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो तो रास्ता रोकते थे कि नहीं जाने दूंगा तुझे। मैंने कहा अंकल जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसको नहीं, मेरे साथ ही बहुत लोग चले गए, बिल्कुल डर लगता था। लेकिन जब वहाँ से मैसेजेस आते थे ना कि दीदी हम पहुँच गए घर। एक दद्दू की कहानी मेरी पब्लिश हुई थी, कभी टाइम मिले तो आप देखना। गालियाँ देते हुए आए थे गवर्नमेंट को और हमें। सामने पंप था पानी का। मैंने कहा आप नहा धो के आ जाइए, मैं खाना खिला देती हूँ आपको पहले। तो मैंने कहा फ़ोन है, मतलब आपके घर वालों को बोल दे। बोले नहीं, मैंने अपनी बेटी को दे दिया ताकि उसके बारे में मैं पता करवा सकूँ। शादी हो गई है उसकी, और उनके पास कुछ नहीं था। जो पैसे थे वो सब लुट गए थे या चले गए थे, पता नहीं, या थे नहीं। माइग्रेंट थे और वर्कर थे, वो रास्ते में कहीं लोग 5 रुपए की चीज़ 50 के दे रहे थे। बिल्कुल, और बहुत गुस्से में थे, उनके पैर छिले हुए थे। तो हम लोगों ने एक बैग उनको अरेंज किया, कपड़े नए अरेंज किए कहीं से, उनको एक मोबाइल दिलाया और उनको उनका घर भेजा। वो पब्लिश किया था किसी पत्रकार ने, क्योंकि उस वक्त पत्रकार बहुत रहते थे आसपास। उनको जो कहानी अच्छी लगती थी वो लेकर जाते थे। तो बहुत ऐसी कहानियाँ हैं।
जैसे आप मंकीज़ को, काऊ को, डॉग्स को, सबको रेस्क्यू करते हैं, मतलब हमें तो दूर से ही डर लगता है डॉग्स से, मैं आपको सही बताऊं, देख के मंकी से भी लगता है। तो आपको ऐसे कभी डर नहीं लगता, या कुछ ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनको रेस्क्यू करना बहुत चैलेंजिंग होता होगा, बहुत मुश्किल होता होगा, तो आप ये कैसे करते हैं, मतलब निडर होकर? देखिए मैम, मुझे बहुत इस पे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं हमेशा पास्ट में देखती हूँ कि हम कोएग्जिस्टेंट तो सालों से हैं। हम तो इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, जंगलों में, केव्स में। अब हम अलग क्यों ये भूल जाते हैं? क्यों ये रेस्क्यू वर्ड आया? जब हमें उन्हें काट के खाना आता है तो उन्हें बचाना क्यों नहीं आता है? बहुत सही बात है। सिंपल एज दैट। जब काट के खाते हैं तब डेंजरस नहीं लगता आपको? और दूसरी बात ये है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती, मैं एज अ टीचर हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। चाहे मेरा बच्चा बड़ा हो के शादीशुदा हो गया हो, मैं आज भी उनको बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ, जबकि खुद मैं एक बच्ची थी जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। पर वो एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही आसपास आपको एक डॉग दिख रहा है जो, या कोई जानवर दिख रहा है जो पड़ा हुआ है, खून में लथपथ है, आप निकल जाते हैं इग्नोरेंस के साथ, है ना? और आपने देखा है अब क्या समय आ गया है कि हम इंसान की लाश भी देख के निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी यहाँ आपने कल न्यूज़ देखी होगी कि उज्जैन में किसी लेडी का चौराहे पर रेप कर दिया और लोग, बट नोबडी स्टॉप। नहीं, क्योंकि हम ऐसे बन गए हैं। अब जानवर हमारे लिए यूज़ होना चाहिए, कि जानवर प्रवृत्ति के जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम हो गए हैं। वो तो बेचारे, वो ज़्यादा ह्यूमन है। तो हमें इग्नोरेंस एक क्वालिटी हमने इनबॉर्न कर ली है, देखने की, सहन करने की, उसके। और आप देखिए मैम, आपने मेरे पोस्ट में बहुत कम नेगेटिव देखा होगा। मैं बहुत अच्छी वीडियोस कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत सेंसिटिव हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं कुछ क्रूअल्टी देख लेती हूँ, मुझे 3 दिन डिप्रेशन रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे नींद नहीं आती है, मैं रोती हूँ अकेले में, तड़पती हूँ, हेल्पलेस फील करती हूँ। वो फीलिंग्स मेरे घर वाले या मुझे जो जानते हैं वो समझते हैं कि मैं कैसे पागल बनती हूँ। और आप लोग उसको देख के निकल जाते हैं, और आप फिर बोलते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा बड़ा संस्कारी बने। मुझे ऐसे भी कॉल्स आते हैं जहाँ मेरे सामने का केस है, 3rd फ्लोर से फेंक दिया गया था। मतलब बच्चा या फिर डॉग 3rd फ्लोर से फेंक दिया नीचे मरने के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और उसकी यूरिन पास हो जाती थी। ओह माय गॉड। अब मेरा सवाल उनसे है, क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या उनके साथ ये नहीं होगा? वो भी अपने सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये भेद, आप अवेयरनेस की बात करती, मैं तो बोलती हूँ आपको तो सिर्फ सोच बदलनी है। अवेयरनेस की ज़रूरत क्या है? हाँ, रेबीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, कैसे उससे प्रिवेंट किया जाए। वो ट्रीटेबल नहीं है। अब रेबीज़ ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिवेंट 99% किया जा सकता है। अभी हम जैसे पहले बात भी कर रहे थे, आपने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था इतनी सारी चीज़ें, कि डॉग को डिप्रेशन होता है, कैंसर होता है, मतलब हर वो बीमारी होती है जो हमें होती है। जी, मेरी बच्ची को लंग कैंसर हुआ था, जिसकी वीडियो आपने अभी देखी, जो 1 महीने पहले, कल उनको 1 महीना हो जाएगा गए हुए, और उनको था लंग कैंसर। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता मैम, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते हैं। आपने मुझे जब पॉडकास्ट में बुलाया था, इनवाइट किया था, तो आई वाज सरप्राइज्ड, यू रिमेंबर? हाँ, आपने बोला था कि मुझे कोई नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि मैं वायरल वाली बातें नहीं करती। हाँ, मैं वायरल वाली नहीं कर पाऊंगी मैं। आप सच बोल देती हैं। और आपने जब रेस्क्यूज़ का पूछा था मुझसे, बिल्कुल डर लगता है मैम, इंसान हूँ मैं, बिल्कुल ना। बस वो वाइब समझते हैं। आप एक मेरा वीडियो देखिए, एक मंकी को रेस्क्यू किया था, अभी रिसेंट देखा मैंने। रिसेंट। मैं सोशल मीडिया में वीडियोस बनाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं बना पाती, तो किसी तरीके से एडिट करके डालती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। जी। मैंने उनको रेस्क्यू किया, तो वो मुझे पलट के थोड़ा सा वार्न कर रहे थे, क्योंकि उनको दर्द हो रहा था। उनको चोटें काफ़ी थी, डॉग बाइट्स थे, क्योंकि वो छत से गिर गए होंगे, वो पेड़ से गिर गए होंगे। तो मैं उनको केला पील करके बनाना उनको खिला रही थी। उनने नहीं खाया मेरे हाथ से, उनने अपने हाथ में लिया उसको। अब वो वीडियो देखिए, और खुद खाया उनने। बात है कम्युनिकेशन की। लोग इनको वॉइसलेस बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ वॉइसलेस, बट आई ऐड अ वर्ड
दे आर नॉट वॉइसलेस, दे आर वर्डलेस। शब्द नहीं है उनके पास, और उनके शब्द समझने के लिए उनके वाइब समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी आंखें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपको क्या लगता है इतने में कोई काटेगा नहीं? मुझे बहुत केसेस हो सकते थे, लेकिन वो शायद वो वाइब समझ जाते कि मैं उनकी मदद करने आई हूँ और मैं बोलती रहती हूँ। तो वाइब समझने के बाद भी काट देता है इंसान अपने पति, मतलब घर में लोग रहने वाले, उनके वाइब नहीं समझते। वाइब नहीं समझ। वो आप डिवोर्स केसेस देखिए, आप सेपरेशन केसेस देखिए, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे आप इमोशन की हत्या होते हुए देखिए, ठीक है। एंड आजकल सब चीज़ बेनिफिट के लिए है। मुझे कुछ चीज़ें यंग जनरेशन की समझ नहीं आती है। फ्रेंड ऑफ बेनिफिट, रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट, मुझे ये बेनिफिट वर्ड ही नहीं समझ आता है। नहीं तो एनजीओ मैम, मेरा आज शायद 20-22 साल हो जाते खुला हुआ है एनजीओ को, मेरे अब 3 साल होगा फरवरी में। तो फिर आप कहाँ रखते हैं डॉग्स को? मतलब जैसे आपके पास 6 तो घर में है, बाकी आप रेस्क्यू भी करते हैं जी। और आपने ये भी बताया कि आपका जो एक डॉग आपके पास है वो ब्लाइंड भी है, तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे उनको? बहुत मैम, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, 750 स्क्वायर फीट का है, वेल फर्निश्ड है, मेरे पापा का है, वो मम्मी का है, तो उन्होंने जो जो सामान छोड़ा है आज भी वही है। उसमें 6 डॉग्स रेस्क्यूड हैं क्योंकि मैं उतना ही अफोर्ड कर पाऊँगी, उसके अलावा मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि फंड्स नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आसपास के जितने गाय या जानवर या मंकीज़, इन सब का भी मुझे ध्यान रखना है, तो वो मुझे देखना पड़ता है। ये ब्लाइंड डॉग का मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। मेरी मदर की डेथ हुई थी 3 साल पहले, और ये मेरे पास आई थी फोस्टरिंग के लिए। फोस्टरिंग का मतलब होता है 3-4 दिन 5 दिन रखिए आप, और फिर हम इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, इनका नाम टीना था उस वक्त, वो पमेरियन है, ब्राउन कलर की, और जब वो मिली थी फुल पॉटी में लिपटी हुई, पतली सी, वेरी अग्रेसिव, जगह जगह उनको चोट थी, तो मुझे देख के बड़ी दया आई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये अब किसी अच्छे घर में अडॉप्ट हो रही हैं। बट मेरे हस्बैंड जो कभी मुझसे डांटते नहीं हैं, उनने बड़ा एक अजीब सा मुझे रिएक्शन दिया, और उनने कहा कि जब यहाँ तुम लोग नहीं देख पाए उसको भोपाल में, क्या दिल्ली में जाके देखोगे, और वहाँ किसी ने छोड़ दिया तो? बिल्कुल। अच्छा, वो चीज़ मुझे स्ट्राइक करी। उनने मुझे फोर्स किया, तुम रखो इसको, माँ की ज़रूरत है। और जैसे मैंने अभी रिसेंट पोस्ट डाला था कि माँ बनिए मालकिन नहीं, तो शायद उनने वो गुण मेरे में देखा हो। एंड मैम अब आप उसकी वीडियोस देखिए, उसका बर्थडे आने वाला है 24 सितंबर। द वे शी प्लेज, उसका नाम अब नेत्री रखा है मैंने, क्योंकि हर कोई उसे अंधी अंधी, तो मुझे लगा नेत्र से नेत्री कुछ डिफरेंट। और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्लेफुल है, बहुत अच्छा रिएक्ट करती है। आप उसका नाम लीजिए और वो आपको शेक हैंड दे देगी। मैंने नहीं सिखाया, उसने कॉन्वर्स करना खुद सीखा। मेरे हस्बैंड ने पूरा हमारे यहाँ का सेटिंग चेंज किया उसके लिए, क्योंकि वो हर जगह टकरा जाती है, आज भी टकराती है वो, आज भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन और आप ब्लाइंडनेस का बोल रहे हैं, ये तो खैर फिज़िकल हो गया, इनको डिप्रेशन होता है, इन्हें हमारी तरह पीरियड वाले मूड स्विंग्स होते हैं। मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है गंगा, वो 3 साल की हैं, उन्हें जब भी मेंसेस आते हैं, पीरियड्स में होती हैं, शी गेट्स वेरी इरिटेटेड, उनको समझ ही नहीं आता। अब ये बातें हैं, मतलब मैंने जैसे बोला मैम कि एजुकेशन सिस्टम में हमें थोड़े से अमेंडमेंट्स लाने हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी, कैसे, क्या एजुकेशन सिस्टम में कैसे इसको आप मॉरल साइंस की जो किताब है उसको थोड़ा रिफॉर्म करिए। आप जानवरों के बारे में बताइए। जैसे आपके माध्यम से मैं एक बात सबसे पूछना चाहती हूँ, गाय हमारी माँ जैसी है, माँ जैसी, माँ नहीं। जिस दिन माँ होगी आप रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ मेरे कई गौ सेवक भाई लोग हैं जो रात रात भर उनकी सेवा करते हैं। उनके घर से उनको बहुत सपोर्ट नहीं है फिर भी करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं फिर भी करते हैं। ये दिल से निकलना चाहिए, और ये चीज़ हमको सिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल। क्यों हम सबको ये बैठ के सिखा रहे हैं कि गौ सेवा करिए,
आप अपने आसपास के जानवरों को देखिए, क्योंकि मुझे तो याद है कि एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, बचपन से सुनते आ बचपन रहे से। हैं। बचा कुछ चिड़ियों को चला जाता था तो सब मिलजुल के रहते थे, कोई एग्जिस्टेंस था। पर आज हमको ये सब चीज़ों के लिए क्लासेस लग रही हैं, क्योंकि हम सुपीरियॉरिटी वाले उसमें आ गए ना। नहीं, हम सेल्फिश हो गए। सेल्फिश हो गए। मेरा मुझे क्या फ़ायदा ये सब करके। हाँ, क्या मिलता है। क्या मिलता नहीं, लेकिन कोई पंडित जी बोल देंगे तो हम फिर ढूंढेंगे बैठ के ग्रह ठीक करने। फिर मेरे पास आते हैं कॉल्स। कचरा भी आजकल नहीं है, क्योंकि लोग कचरा भी नगर निगम उठा के ले जाती है। तो वो बच्चों का क्या फ्यूचर है, और सिर्फ उनको दोष देना, उनको उठा के रिलोकेट कर देना, उनको अपने घर से दूसरे की जगह पे छोड़ देना। उल्टा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट, आई वोंट नेम। उनके कॉलोनी में जिसमें 500 लोग के लगभग रहते होंगे, उसमें सिर्फ 4 डॉग्स हैं मैम, सिर्फ 4। वो भी उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा, उनको डंडा मारा जाता है, उन पे पानी फेंका जाता है, इन पे एसिड अटैक्स हो रहे हैं। एसिड अटैक्स आप ये तो छोड़िए, रेप, और उसमें कई बार प्रेग्नेंट गोट का रेप हुआ, काऊ का रेप हुआ, प्रेग्नेंट डॉग। फिर हम ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। हाँ, फिर उसकी क्लासेस चाहिए हमें शर्म आनी चाहिए ह्यूमंस बनने में। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, जिस दिन ये धरती छोड़ूंगी मुस्कुराते हुए जाऊंगी। जैसे आपने कहा कि हम तो मोमबत्तियाँ लेकर फिर भी धरने पर बैठ जाते हैं, वो तो बेचारे बेजुबान कुछ भी नहीं बोल सकते। लॉज में अमेंडमेंट्स नहीं आ रहे, यही सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। और जब तक लॉज चेंज नहीं होंगे, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करूँगी। आपने इस बार वोटिंग नहीं दिया, और मैंने रीज़न के साथ नहीं दिया। आप पीठ पीछे तो बहुत बातें करते हैं, आप आगे आइए ना फ्रंट में। जितना हम आगे आएंगे तभी तो चेंज होगा। आप उनकी वॉइस बनिए, उनके लिए लड़िए मत। आप गालियाँ मत दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि वो जानवर नहीं समझता। आप और मैं लड़ रहे हैं, वो जानवर को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, उसे नहीं पता। पर आप जाइए ना, उनके लिए चेंजेस लाइए। ऐसे बहुत लोग हैं मेरी तरह, न्यूज़ चैनल पर बहस करते रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें नहीं पता मैम, उसकी तो जान चली गई। और आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, वो भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे क्यों नहीं। तो जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ जानवरों के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत वृद्धाश्रम के लिए भी सेवा करने की प्रयास में रहती हूँ। और ओल्ड एज होम के साथ मैंने ऑर्फनेजेस के लिए भी काम किया है। मुझे इन दोनों का तालमेल नहीं समझ में आया कभी। मतलब वृद्धाश्रम और ऑर्फनेज का। अगर बच्चे पैदा करने के बाद आपका जीवन सुखी हो जाता है, तो फिर हम ओल्ड एज होम में क्यों हैं? क्योंकि जब मैं 17 साल की थी तो मैं पहली बार ओल्ड एज होम गई थी। वहाँ मुझे ऐसा लगा था, मेरे जैसे जो लोग शायद अब जो बच्चे नहीं करते हैं या होते नहीं हैं या फॉर सम रीज़न नहीं चाहते, वो शायद वहाँ जाते हैं। पर असलियत में तो मैम जिनके बच्चे हैं वो जाते हैं, जिनके नहीं हैं वो नहीं और जाते। अगर हमें बच्चों से इतना प्यार है तो इतनी सारी प्रोटेक्शन और सुविधाओं के बाद भी ऑर्फनेजेस क्यों है? अभी एक बच्ची मिली, बहुत प्यारी सी, रिसेंट कोई न्यूज़ है, जंगल में छोड़ दिया उसको। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ है मैम, अभी इतनी शायद पढ़ने लिखने के बाद भी इंसान को नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाती। और मैं जब कोशिश करती हूँ कि मैं इंसान बनने पे गर्व करूँ, तब कुछ ना कुछ नया सुनने तब ये मुझे बता देते हैं कि नहीं। इसी मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जब भी मेरी अंतिम यात्रा हो, ढोल के साथ भेजना ताकि मैं दोबारा ना आऊँ। आपकी कोई टीम नहीं है, बट आप अकेली कब तक करेंगी? तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपके पिता ने आपको संस्कार दिए, आपका खुद का बच्चा हो, आप उसको सिखा के जाएं, या कुछ ऐसा शुरू करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी ये चालू रहे, जो प्रतिकूल फाउंडेशन है, या जो भी आपका मोटिव है, जो भी आप करते हैं? इसमें मैंने शायद स्टार्ट कर दिया है मैम। मैंने आपको बोला ना कि बच्चे और जानवर वाइब्स पे चलते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ था, जिस दिन गणेश जी आए थे उस दिन एक छोटी सी बच्ची 10 साल की, वो मुझे रोज देख रही, मेरे सामने ही पैदा हुई है, रोज मुझे देखती, पड़ोस में है, थोड़ी दूरी पे। उसका स्कूल जाने का टाइमिंग और मेरा डॉग वॉक करवाने का टाइमिंग सेम होता है, तो हम कई बार मिलते हैं। सो इट्स जस्ट गुड मॉर्निंग और ये सब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। बट दैट डे शी हग्ड मी एंड शी सेड यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे पहले समझ नहीं आया ये चीज़, मुझे लगा हो सकता है सुंदर दिख रहे हो, जबकि सिंपल ड्रेस पहना था मैंने।
मैचिंग भी नहीं था। बट फिर उसने एकदम से बोला आप सिंपली बहुत ब्यूटीफुल हैं। एनिमल्स और बच्चे वाइब्स पे चलते हैं, बिल्कुल। वो आप कुछ भी पहने हो उससे उनको मतलब नहीं है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी उससे मतलब नहीं है, आप उनको क्या दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, उन्हें प्यार समझ आता है। बिल्कुल। और जिस दिन ये बेसिक्स हम सब में आ जाएंगे, इमोशंस जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, इमोशन तो हम सब में है ही, और हमने उसको इग्नोरेंस में ला दिया, तभी हम प्रैक्टिकल के नाम पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। बहुत अत्याचार, चाहे इंसानों के साथ हो चाहे जानवरों के नहीं, अपने लिए बहुत इमोशन है, सेल्फिश हो जाते हैं, अपने वो को सेल्फिश कुछ, हो हाँ, गए ना, अपने लिए बहुत इमोशन है। नहीं फिर हम डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा हैं। हाँ। 80% ऑफ पीपल हैव मेंटल इलनेस। हर चीज़ ऑन पेपर्स थ्रू डॉक्टर्स नहीं आएगा। कुछ अच्छे होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लोन आउट हो जाते हैं और फिर उनको डॉक्टर्स की और साइकोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आप रीसेंट केसेस देखिए, ये बड़े हैं, बड़े, क्योंकि हम वैसे हो गए, हम दूसरों में खुशियाँ देखना ही नहीं चाहते, हम दूसरों की खुशी से दुख मनाते हैं। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। मैम जैसे आप कह रहे थे कि डोनेट नहीं करते हैं लोग, बट एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना, जैसे मेरे पास, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है कि आप यहाँ डोनेट कीजिए, आप वहाँ डोनेट कीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा ये फेक है, रियल है, या मेरे पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा? थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई है? वर्चुअल अडॉप्शन मुझे बहुत अच्छा एक वर्ड लगता है। आप वर्चुअल अडॉप्शन कैसे कर सकते हैं? जब जैसे आपको मुझ पे विश्वास है तो आप मेरा काम देखिए, आप रिसर्च करिए, आप किसी के कहने पे मुझे डोनेट मत करिए। आप देखिए ये क्या काम करती है, इनको कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट मैम शो ऑफ भी तो कर सकते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ रील्स बना दी, आप जाइए, वीडियो डाल दिया। आप जाइए उनके शेल्टर में जाइए, देख कर आइए, आप सडन विजिट करिए। जैसे मेरे डोनेशन अपील में मैंने ये बात बोल कर रखी कि 6 बच्चे 7 बच्चे जो मैंने रेस्क्यू किए, आपको जब बिल्स चाहिए यू आर ओपन। तो जितने लोगों ने मुझे डोनेट किया, मुझे 4000 का डोनेशन आया था, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि आजकल सब चीज़ डिजिटल है, तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते। माय कंसर्न इज कि फीडिंग डॉग्स के लिए आप डोनेशन मत मांगिए, क्योंकि इसकी वजह से फिर वही भेद आ गया है हाँ। कि जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है, गौ सेवकों को ज़रूरत है वाकई में। मतलब एक तो आप शौक के लिए पाल रहे हैं, हाँ, उसके लिए भी आप डोनेशन मांग रहे हैं। कुछ लोग करते हैं ना कि हमने शौक के लिए पाला क्योंकि मुझे कुत्ते रखना पसंद है। ये कैटेगरी फिर अलग है, ये अलग ये तो और अलग है। सोने की चेन दिला रहे हैं और आप उनके लैविश बर्थडेज मना रहे हैं, लेकिन आपके घर के बाहर का डॉग भूखा है, वो भूखा है, वो भूखा है, वो परेशान है। तो आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। आई एम सॉरी, सोशल मीडिया पे जितने हैं ये मैक्सिमम एंटरटेनमेंट वाले हैं, और प्लस ब्रीड का कल्चर। आपने इंसानों को तो जाति में बांट ही दिया, धर्म में बांट दिया, आपने जानवर को भी बांट दिया, ये इस प्रजाति का है, ये इस ब्रीड का है, पालो तो इसको मत पालो। और देसी को भारती जी जो कॉमेडियन है, मैंने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, लिखा था उनके कमेंट में। उनने बोला ये मेरा डॉग जो उनने ब्रीड का लिया होगा, उनने अपने बेटे से या किसी से एड्रेस करके बोला कि ये तो गली का कुत्ता जैसे लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये चीज़ थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि गली के कुत्ते फार बेटर होते हैं, उनका मेंटेनेंस ज़ीरो होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत लॉयल होते हैं। ब्रीड डॉग्स आपने कहीं किसी और देश से यहाँ ला के ब्रीडिंग करी तो वो वैसे ही बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। और प्लस आपके पास ये चीज़ आपको बड़ी अजीब लगेगी सुनकर कि मैंने रिसेंटली किसी से कहा कि आप कभी अपने बच्चों का एडॉप्शन नहीं डालते। मैंने आज तक ये पोस्ट नहीं देखी कि मैं अपना बच्चा पाल नहीं पा रही हूँ तो अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट कर दिया। हाँ, बेचने के केसेस कुछ आ रहे हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हो जाता है, पर इनके तो आए दिन अडॉप्शन है, इनके तो आए दिन अबैंडनिंग है। तो जब आप 20,000 का कुत्ता ला रहे हैं ना, जिसे आप कुत्ता ही समझ के ला रहे हैं, तो क्या आप उसके सुख दुख के लिए पैसा जमा नहीं करते? उसके लिए डोनेशन चाहिए। और अजीब सी बात ये है मैम, जो पपीज़ ले लेते हैं वो मुझे 2nd 3rd डे कॉल करके पूछते हैं ये सुसु पोटी कब सीखेगा। तो मुझे उनको जवाब देना पड़ता है कि आपके बच्चे को 3-4 साल लग गए समझने में, उसे 1 महीना तो दे दीजिए कि वो समझ जाए। बेसिकली ये ह्यूमैनिटी से ऊपर एंटरटेनमेंट का इशू हो गया, मुझे ऐसा लगता है, या फिर शो ऑफ का कि यार ये एक बहुत ही स्टेटस सिंबल, हाँ फैंसी सा कल्चर, स्टेटस सिंबल है कि कुत्ता है जिसके पास, जैसे मेरे बड़े ताऊ जी के पास तो था, बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि हाँ, तो हमें वो बड़े रिच लगते थे उस समय।
पर वो उन्हीं के साथ सोती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, उसका वो टाइम टेबल याद रखते थे, अपना खाना हुआ ना हुआ बस उसका। मेरी दादी के पास सब स्ट्रेस थे, तो चाहे गाय को खाना देना हो, चाहे डॉग्स को देना हो, उनने जीवन भर किया वो काम। सो ये हमको ना एज अ हैबिट लाना पड़ेगा। कल किसी ने रात में मुझसे कहा कि आप रोज ही खाना देती हैं रात में डॉग्स को, तो मैंने उनको जवाब भी ये दिया था, आप भी तो रोज कर नहीं मैं बहुत फाइट नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा ये मेरी हैबिट है, क्योंकि जब तक मैं उनको खाना नहीं देती, मतलब ये कितना बेसिक क्वेश्चन, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी पूछने की, आप भी तो रोज़ ही खा रहे हैं ना। पर ये लोग नहीं समझते, और मैंने इसको एक हैबिट की तरह बनाया, मुझे खाना नहीं पचेगा। थैंक यू सो मच नीति जी, आने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। बाकी सब जो पॉडकास्ट सुनेंगे वो तो अवेयर होंगे, बट मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आज मिली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने से पहले डॉग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में मुझे शायद 1% भी नॉलेज नहीं थी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बाकी मैं चाहूँगी कि आप एक छोटी सी अपील करें, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखें, कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करके या बहुत ज़्यादा किसी प्रोसेस में ना जाके अपने एंड से क्या कर सकते हैं, सो दैट बच्चे जो देख रहे हों या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को गाइड कर पाएँ। देखिए, हमारा जो फाउंडेशन है प्रतिकूल फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका नाम ही ऐसा है कि जो अनुकूल नहीं है। हाँ। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी प्रतिकूल सिचुएशंस हैं उसको हम अनुकूल बनाएं जी। तो हमारा पहला मोटिव ये है कि जितने हम सेव कर पाएँ लाइफ उसे करें। दूसरा, अवेयरनेस पे फोकस करके हम बच्चों को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टीम में 12-14 हाँ, लेकिन मैम यही फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर को डेवलप नहीं करेंगे, शेप नहीं करेंगे, तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा? किताब से नहीं बढ़ेगा। ये हम टीचर्स को, हम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, कि 30 साल के बच्चे को आप वैल्यू नहीं सिखा सकते, लेकिन आप एक 5 साल के बच्चे को संस्कार और वैल्यू सिखा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है। और दूसरा, आप बिल्कुल जाइए, चेक करिए किसको डोनेशन की ज़रूरत है। जैसे प्रतिकूल फाउंडेशन में हम लोगों ने ये किया है। अभी मैं जो अपील डालने वाली हूँ नेक्स्ट आपके माध्यम से, हम काउ बेल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, रेडियम वाली जो अंधेरे में हाईवे पे जितनी छोड़ी गई हैं, तो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपका एक सर्टेन अमाउंट, जैसे हमें अभी 10,000 की ज़रूरत है, तो हम 10,000 जैसे ही आ जाएंगे हम उसे क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का एक पहल करने की हमने कोशिश करी कि आपका भी पैसा इंपॉर्टेंट है और हमें भी ज़रूरत है, तो दोनों का काम चले। तो इस तरीके से बहुत सारा और भी है। अवेयरनेस पे हमारा फोकस रहेगा। स्कूल्स में हम अप्रोच करेंगे कि हमें थोड़ा मौका दें। जैसे 26 सितंबर अभी रेबीज़ डे आने वाला है, तो इस पे हम अवेयरनेस करें कि हर डॉग रेबीड नहीं होता है और उससे कैसे बचा जाए। आधे रेबीज़ के केसेस, निधि मैम, इज़ बिकॉज हम बताते नहीं हैं और वो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। आप नॉर्मल अपने बूस्टर्स लीजिए, अपने वैक्सीन्स लीजिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो कोएग्जिस्टेंस पे हमारा फोकस है। तो जंगल काट के रह रहे हो और चाहते हो जंगली जानवर ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों मिलके रहें जैसे हम पहले रहते थे, तो आप भी सुखी, वो भी सुखी, किसी का नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन। थैंक यू टू यू निधि मैम एंड योर टीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।